गुड इवनिंग दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे, हम लोग का टॉपिक था इंडिया इन 18th सेंचुरी। उसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि 18th सेंचुरी में इंडिया का पॉलिटिकल सिचुएशन कैसा था, सोशल कंडीशन कैसा था और कल्चरल डेवलपमेंट्स क्या क्या हो रहा था, इन सब के बारे में हमें बात करना था। तो हम लोग का जो मेजर कंसर्न था अभी जो हम लोग देखे हैं वो पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में था। तो इसमें हम लोग लेटर मुगल्स को कवर कर लिए हैं और अब हम लोगों को देखना है राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स से। रीजनल स्टेट्स का मतलब क्या? रीजनल स्टेट्स का मतलब कि मुग़ल एम्पायर जब मजबूत थे तो सारे स्टेट्स जो भी थे, जितने भी स्टेट्स थे, वो सब उनके अंडर में आते थे। पर जैसे जैसे मुग़ल एम्पायर कमज़ोर होता गया वैसे वैसे उससे छोटे छोटे कुछ राज्य निकलते गए। उन्हीं को हम लोग रीजनल स्टेट्स बोलेंगे, ऑटोनॉमस रीजनल स्टेट्स। तो रीजनल स्टेट्स कितने टाइप के थे, मतलब इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं इस बेसिस पर कि किसने कैसे इंडिपेंडेंट को गेन किया मुग़ल से। तो उस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि रीजनल स्टेट्स के टाइप्स कितने टाइप्स के हुआ करते थे। तो सबसे पहला टाइप्स है सक्सेसर स्टेट्स। सक्सेसर स्टेट्स कैसा स्टेट था? तो इसमें ऐसे स्टेट्स आते थे जो कि कभी ना कभी मुग़ल एम्पायर का पार्ट हुआ करते थे। ये मुग़ल एम्पायर का पार्ट हुआ करते थे सक्सेसर स्टेट्स। देन ये लोग डायरेक्टली कभी भी मुग़ल से कन्फ्रंट नहीं करते हैं, बल्कि ये लोग अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हैं कि कब मुग़ल्स कमज़ोर पड़े और हम लोग उन पर अटैक कर दें और अटैक करके ऑटोनॉमी अवेल कर ले, गेन कर ले। तो इसमें आप एग्जांपल के लिए देख सकते हैं कि अवध, बंगाल, हैदराबाद, ये सब मुग़ल एम्पायर के कंट्रोल में थे, मुग़ल एम्पायर का पार्ट हुआ करते थे। पर जैसे जैसे मुग़ल एम्पायर वीक पड़ता गया वैसे वैसे ये लोग ऑटोनॉमी अवेल करते गए। देन दूसरा टाइप है रीजनल स्टेट्स में ही इंडिपेंडेंट किंगडम। इंडिपेंडेंट किंगडम में क्या है कि ये लोग मुग़ल एम्पायर के विदिन ही थे, लेकिन इन लोगों को शुरू से ही ऑटोनॉमी थी। मुग़ल एम्पायर के विदिन रहकर ही इन लोगों के पास शुरू से ही कुछ बहुत थोड़ा बहुत ऑटोनॉमी हुआ करती थी। मतलब पूरी तरीके से ये लोग मुग़ल एम्पायर का पार्ट नहीं हुआ करते थे और ये लोग ट्रिब्यूट दिया करते थे, मुग़ल एम्पायर को ट्रिब्यूट दिया करते थे और उनकी सुवेरनिटी एक्सेप्ट करते थे। मुग़ल एम्पायर की सुवेरनिटी इन्होंने एक्सेप्ट की थी और उन्हें ट्रिब्यूट पे करते थे। और ये लोग इंतज़ार करते थे डी एस्टेबलाइजेशन ऑफ मुग़ल थ्रोन का, कि मुग़ल थ्रोन कब वीक पड़े और हम लोग इंडिपेंडेंस को गेन कर लें। तो इसका एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं कि जैसे मैसूर, राजपूत, केरला। तो इसको हम लोग समझने के लिए एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट किंगडम है वो मॉडर्न रोमांटिक कपल की तरह है। मॉडर्न रोमांटिक कपल मतलब कि लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, लड़की बहुत बकवास करती है, लड़के का दिमाग खा जाती है, उसे लगता है कि मैं इसे अपने कब्जे में कर लूँ, लेकिन लड़की भी पावरफुल है, वो लड़का उस लड़की को कब्जे में नहीं कर पाता है क्योंकि लड़की भी पावरफुल है। तो बोलता है कि ठीक है, तुम जैसा करोगी ठीक है, चलेगा, जबकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ठीक इसी तरीके से राजपूत हुआ करते थे। इंडिपेंडेंट किंगडम में राजपूत बहुत पावरफुल हुआ करते थे जिनको कि मुग़ल अपने अंडर में ले ही नहीं सकता था। तो बोलता था कि ठीक है, हम मानते हैं, हमको पता है आप लोग हमारा रिस्पेक्ट करते हैं, बस हमारे अंडर में रहिए। देन क्या होता है कि मॉडर्न रोमांटिक्स कपल में हम लोग क्या देखते हैं कि आजकल एक ट्रेंड चला है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो इसमें होता क्या है कि आपके पास आपके पार्टनर पर विश्वास करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बच ही नहीं जाता है। तो आप बोलते हो अपने पार्टनर से कि मुझे पूरा भरोसा है कि तुम बस मेरी हो, मेरी ही रहोगी या मेरे ही रहोगे। वो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, विश्वास न करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो ठीक उसी तरीके से मैसूर और केरला ये मुग़ल एम्पायर के पहुंच से बहुत दूर थे, ये साउथ में थे। तो मुग़ल इनको कंट्रोल चाह कर भी नहीं कर सकते थे डायरेक्टली। इसलिए ये लोग बोलते थे, मुग़ल्स बोलते थे इनसे कि हम जानते हैं कि आप लोग हमारा बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जब हम लोगों का काफ़िला साउथ की तरफ बढ़ता है तो आप लोगों की नज़रें झुक जाती हैं, आप लोग बोलते हैं महाराज महाराज। तो इसलिए आप लोग बस ट्रिब्यूट पे कीजिए, बाकी हम लोग के अंडर में रहिए। देन तीसरा रीजनल स्टेट्स आता है न्यू स्टेट्स। तो ये वैसे स्टेट्स हुआ करते थे जिनका जिक्र ही नहीं था, जिसके बारे में किसी को मालूम ही नहीं था कि ये स्टेट्स भी होते हैं। तो ये स्टेट्स कैसे इमर्ज होते हैं? तो इमर्ज फ्रॉम रेवेलियन अगेंस्ट मुगल्स। ये लोग मुगल्स के अगेंस्ट में रेवेलियन छेड़ देते हैं।
जैसे कि मराठा, जाट, सिख, ये सब क्या था? ये सब एक कम्युनिटी हुआ करता था, लेकिन ये कोई स्टेट नहीं था। लेकिन ये लोग मुगल्स के अगेंस्ट में रेबेलियन छेड़ते हैं। कौन? मराठा, जाट और सिख, जो कि कम्युनिटी है, वो मुगल्स के अगेंस्ट में रेबेलियन छेड़ती है और खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेती है मुगल से लड़कर। तो डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस एंड कन्फ्रंटेड डायरेक्टली। तो एकमात्र ऐसा ये स्टेट था, रीजनल स्टेट था, जो कि मुगल से डायरेक्टली कन्फ्रंट करता है, क्योंकि उसके अलावा न्यू स्टेट्स के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था कि वो लोग डायरेक्ट कन्फ्रंट करके मुगल से अपना इंडिपेंडेंट को गेन करें। तो रीजनल स्टेट्स मतलब वैसे स्टेट्स जो कि मुगल एम्पायर के वीक पड़ने के बाद वो लोग कन्फ्रंट करके और लेटर मुगल्स को हराकर इंडिपेंडेंट गेन कर लेते हैं, उन्हीं को हम लोग बोल रहे हैं रीजनल स्टेट्स। तो इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं, ज़रा एक नज़र देख लेते हैं कि कौन कौन से रीजनल स्टेट्स उस समय पर हुआ करते थे। तो सबसे पहले बंगाल में हुआ करते थे मुर्शिद कुली खां। तो मुर्शिद कुली खान जो थे वो 1700 ईस्वी तक सिर्फ दीवान थे, लेकिन 1717 में क्या होता है कि वो नाजिम भी बन जाते हैं। और जब वो दीवान और नाजिम दोनों बन जाते हैं तो क्या करते हैं, नाजिम का मतलब होता है गवर्नर, तो जब वो दीवान और नाजिम दोनों बन जाते हैं तो बंगाल को सेपरेट कर लेते हैं और सेपरेट स्टेट बना लेते हैं, रीजनल स्टेट। ब्रिटिशर्स एक पॉलिसी फॉलो किया करते थे, सेपरेशन ऑफ पावर, जिसमें वो एक ही व्यक्ति को दीवान और नाजिम दोनों नहीं बनाया करते थे, या तो दीवान बनाएंगे या तो नाजिम बनाएंगे। लेकिन जो मुर्शिद कुली खान है वो 1717 में दोनों बन जाते हैं, दीवान और नाजिम दोनों। देन उसके बाद इनके दामाद आते हैं, मुर्शिद कुली खान के दामाद आते हैं सुजाउद्दीन। इनका रूल चलता है 1727 से 1739 तक। देन इनके बाद इनके बेटे आ जाते हैं सरफराज खान, ये 1739 से 1740 तक रूल करेंगे बंगाल में। देन इसके बाद बिहार में पूर्णिया का एक गवर्नर रहता है अलीवर्दी खां, ये आता है और सरफराज खान को जान से मार डालता है। और फिर 1740 से 1754 तक सरफराज खान रूल करता है बंगाल में, जो कि बिहार में पूर्णिया का गवर्नर है। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक राज है अवध में है बुरहानुल मुल्क 1722 में। ये वही बुरहानुल मुल्क है जो कि मोहम्मद सारंगीला के कोर्ट से भगा दिया गया था। मोहम्मद सारंगीला जिससे डरता था और बोला था कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें क्या चाहिए, तो वो बोला था कि मुझे अवध चाहिए। तो ये वही बुरहानुल मुल्क है जो कि अवध को फाउंड करता है 1722 ईस्वी में। देन इसके बाद आता है सफ़ादार जंग, और सफ़ादार जंग के बाद सुजाऊ दौला आता है। देन इसके बाद आप रोहिलखंड में देखेंगे तो अली मोहम्मद खान है। देन दिल्ली में तो मुगल्स का रूल चल ही रहा है। देन राजपूत में अम्बेर में थे सवाई जय सिंह और मारवाड़ में थे अजीत सिंह। देन जाट में थे सूरजमल जाट, ये बहुत ही ब्रेव हुआ करते थे सूरजमल जाट। देन हैदराबाद में आप देखोगे तो असफ झा कौन? वही निजामुल मुल्क, जो कि मोहम्मद सारंगीला के दरबार में रहा करता था, जो उसको थ्रोन दिलाने में मदद किया था, जो कि उससे परेशान होकर चला आया था हैदराबाद। तो असफ झा का नाम ही है निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क एक तरीके का टाइटल था जो कि इतना फेमस हो गया कि लोग असफ झा को निजामुल मुल्क के नाम से ही जाने लगे। तो हैदराबाद में है निजामुल मुल्क। देन मैसूर में दो पावरफुल रूलर रहे हैं, हैदर अली और टीपू सुल्तान। देन उसके बाद कर्नाटक में भी देखना है, लेकिन यहाँ पर अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। देन केरला में दो प्रोमिनेंट लीडर्स रहे हैं, पहला है मार्तंड वर्मा और दूसरा है राम वर्मा। तो केरला में जो दो लीडर्स रहे हैं उनको ईजिली याद करने का एक टेक्निक है, या फिर आसान तरीके से उनको याद रख सकते हैं आप ऐसे कि मार्तंड वर्मा, और जो मार है उसको उल्टा कर दीजिए यानी राम, तो राम वर्मा, मार्तंड और राम वर्मा। तो केरला में ऐसे याद रख सकते हैं। देन बाकी का जितना भी एरिया बच गया वहाँ पर मराठाज का शासन हुआ करता था, और मराठाज में उनके फाउंडर कौन रहे ये बताने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज, है ना। थैंक यू। देन अब हम लोग देख लेते हैं नेचर ऑफ रीजनल स्टेट्स। ये जो रीजनल स्टेट्स थे इन लोगों का नेचर क्या था, ये कैसे नेचर के हुआ करते थे। तो जो रीजनल स्टेट्स हैं, चूँकि वो डायरेक्ट कन्फ्रंट करके मुगल से इमर्ज हुए होते थे, तो इसलिए वो लोग हाईली डिपेंडेंट हुआ करते थे
नोबल्स के सपोर्ट पर, क्योंकि इकोनॉमिकली वो लोग बहुत वीक हुआ करते थे। देन ये लोग नेचर में सेकुलर हुआ करते थे। सेकुलर बोले तो मतलब ये किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करते थे, सारे धर्म को इक्वल मानते थे। नो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, और इन लोगों के अंदर में कोई भी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी नहीं थी, क्योंकि इन्हें सारे लोगों का सपोर्ट चाहिए होता था, क्योंकि ये नए नए स्टेट्स हैं तो सारे लोगों का सपोर्ट चाहिए, इसलिए ये लोग रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी नहीं दिखाते थे। देन ये लोग जितने भी रीजनल स्टेट्स हैं, ये लोग ट्रेड का तो बहुत ज़्यादा प्रमोशन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद बाकी की जो इकोनॉमी है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ट्रेड को छोड़कर ये लोग किसी पर ढंग से ध्यान देते ही नहीं है। इकोनॉमी के बाकी सारे भाग पर, फ्रंट पर ध्यान ये लोग देते ही नहीं है अच्छे से। यही रीज़न है कि ट्रेड को छोड़कर बाकी की सारी इकोनॉमी इन लोगों की डिक्लाइन कर जाती है। देन इन लोगों का नेचर था कि ग्रेव जागीरदारी क्रिसिस से ये लोग जूझ रहे थे। ग्रेव जागीरदारी क्रिसिस बोले तो कि जैसे मुगल्स में क्या हुआ करता था कि सपोज एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड है, तो उस छोटे से पीस ऑफ लैंड में क्या होता था कि एक जागीरदार है, वो एक जागीरदार है, वहाँ से वो टैक्स कलेक्ट करेगा, वो राजा को देगा और कुछ पैसे अपने पॉकेट में रखेगा। लेकिन चूंकि ये रीजनल स्टेट्स अब वहाँ पर आ चुके हैं और ये लोग हाईली डिपेंडेंट है नोबल्स के ऊपर, नोबल्स के सपोर्ट के ऊपर, तो एक छोटे से जागीर में अब ढेर सारा नोबल्स प्रोक्लेम करेंगे उस ज़मीन को, उस जागीर को, और एक छोटे से जागीर पर बहुत सारे जागीरदार हो जाएंगे। तो इसलिए वो सब किसानों का दोहन करेंगे, बहुत सारा टैक्स वसूल लेंगे और किसानों के पास एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए पैसा छोड़ेंगे ही नहीं। तो इसीलिए इकोनॉमी के डिक्लाइन होने में ग्रेव जागीरदारी क्राइसिस का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। इसको हम लोग सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि लेस नंबर ऑफ जागीर्स एंड मोर नंबर ऑफ जागीरदार्स इज नोन एज ग्रेव जागीरदारी क्राइसिस। देन उसके बाद है कि ये लोग साइंस एंड टेक में बहुत ही बैकवर्ड हुआ करते थे, एक्सेप्ट मैसूर को छोड़कर। मैसूर साइंस एंड टेक में थोड़ा एडवांस हुआ करता था, और ऐसा माना जाता है कि टीपू सुल्तान ही, जो मैसूर का टीपू सुल्तान था, हैदर अली का बेटा, वही रॉकेट को फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया था, तो इसलिए मैसूर को छोड़कर। देन ये लोग आर्ट एंड कल्चर को बहुत ज़्यादा पैट्रोनेज दिया करते थे। जो रीजनल स्टेट्स हैं वो आर्ट एंड कल्चर को बहुत ज़्यादा पैट्रोनाइज किया करते थे।